क्लास 11 के यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स में चैप्टर 2 देख रहे हैं सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप के जो सॉफ्टवेयर है, फिर हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर, फिर जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये जब मैं बता दूंगा आपको, आप क्लियर हो जाएगा कि ये इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, इनको यूटिलिटी क्यों कहते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस हो गया, कंप्रेशन टूल्स हो गए, बैकअप वाले सॉफ्टवेयर हो गए और डिस्क को डीफ्रैगमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वर्ड वगैरह है, तो जनरल पर्पस या कस्टमाइज्ड हम आपके पर्पस के लिए बनाए गए। और फिर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत है, फंक्शन क्या है इनके, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो हमारे पास कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज, सोलारिस, बॉस, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे अलग अलग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, यानी कि एंड्रॉयड, सिम्बायन, ये हम देखेंगे। फिर हम ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, फ्रीवेयर क्या है और शेयरवेयर क्या है, और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट में आएगा। सबसे पहले है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, क्योंकि हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर का मतलब ये है कि जो चीज आप देख सकें, टच कर सकें, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये। और ये सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, ये एक जनरल टर्म है उन सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस के लिए जो इस कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे। इनको देखेंगे, इनको चलाएंगे और इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे उस हिसाब से ऑपरेशन करेंगे। तो प्रोग्राम होते क्या है, प्रोग्राम का मतलब है कि आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कोई काम करे। तो जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने कहा कि एक मैगी बनाना है, मैगी के लिए पहले पानी गर्म करेंगे, फिर उसके बाद मैगी उसमें तोड़ के डालेंगे और उसके बाद उसको उबालेंगे, फिर लास्ट में मसाला डाल देंगे और फिर खा लेंगे। तो अगर बनाने का तरीका देखा जाए तो केवल आपके 4 स्टेप बनते हैं। तो जो स्टेप आपने बताए हैं वो आपने कोड में लिखे हुए। जो सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर को चलाने में सक्षम है, सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ये कैपेबिलिटी देता है हार्डवेयर को कि आप चलें, क्योंकि हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन लेता है, इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर देता है। अगर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो हार्डवेयर एक, जैसे आप इनपुट दे रहे हैं, जैसे एलईडी जल रहा है, बस इतना करेगा। लेकिन आपके हिसाब से अगर काम करना है, तो कोई जनरल आपके कस्टमाइज काम करना है, उसके लिए आपको कुछ अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर चाहिए, हम देखेंगे। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को और डिवाइड कर सकते हैं हम कंपाइलर में, असेंबलर में और इंटरप्रेटर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब ये होगा, हम आगे देखेंगे, जो आपके लिए आप उसको यूटिलाइज करते हैं किसी काम को करने के लिए, इसलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कुछ कस्टमाइज जो आपने अपने लिए बनाए हो। ये देखिए, मुझे ये काम करना है, इसके लिए आपने किसी से सॉफ्टवेयर बनवा लिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है वो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली सीधा रिलेटेड है कंप्यूटर को कोऑर्डिनेट करने में, कंप्यूटर के ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने में, और साथ में हार्डवेयर को कंट्रोल और यूटिलाइज करने में। वो सारे काम जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने में, चलाने में और ऑपरेशन करने में काम आते हैं, उन्हें हम सीधा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसलिए इसका नाम सिस्टम रखा गया है, क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर से डील हो रहा है। ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए इस तरीके से डिजाइन है ताकि कि आप जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन है उनको कंट्रोल कर सकें। सीधी सी बात है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि ये सीधा बताते हैं कंप्यूटर को कि आपको क्या करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, कब नहीं करना है और कैसे करना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं दो भाग में, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर और कुछ नहीं चलेगा। ये एक लेयर है जिसके ऊपर सारी चीजें, जो भी आपने सॉफ्टवेयर के नाम मैंने अभी आपको गिना है, वो सारे इसी के ऊपर चलेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम
ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा हार्डवेयर को, और जो इसके ऊपर इस लेयर के ऊपर आएंगे, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामर्स हैं, आप हैं, हम हैं, यूजर्स है जो कंप्यूटर को यूज करने वाले हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर और जितने भी सॉफ्टवेयर है, यानी कि इनपुट आउटपुट या प्रोसेसिंग एक्टिविटी जो भी हो रही है कंप्यूटर में, चाहे इंफॉर्मेशन इधर से उधर जा रहा हो प्रोसेसर में, या कौन सा काम पहले होना है कौन सा काम बाद में होना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर उतना यूजफुल नहीं रहेगा जितना अभी आप देख पा रहे हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जैसे आप बटन दबाते हैं स्विच ऑन का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो लोड होता है, जो हमने पहले MBR जो बूट रिकॉर्ड वगैरह की बात करी थी, बूटस्ट्रैप लोडर की बात की थी, तो सारी चीजें जो होती हैं वो तभी शुरू होती हैं जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल लेता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा पहला प्रोग्राम होता है जो आपके मेमोरी में आता है सबसे पहले। यूजर कभी भी कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। बीच में ये आप यूजर है, ये हार्डवेयर है, बीच में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी कहते हैं कि इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसकी डेफिनेशन भी उस तरीके से होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर में चलते हैं, पहले डॉस और विंडोज का 10 वर्जन है, यूनिक्स, लिनक्स, सोलारिस, ये सारे चलते हैं, मैक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर के लिए भी हो सकता है, एक मल्टीपल यूजर के लिए भी, मल्टी यूजर के लिए भी हो सकता है। एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक यूजर को अलाउ करता है एक बार काम करने के लिए, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो एक से ज्यादा यूजर्स को, अगर मशीन की पावरफुलनेस पे है कि एक ही टाइम पे कितने लोग काम कर सकते हैं। जैसे विंडोज 7 एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लिनक्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बाकी, जैसे पिज्जा का बेस होता है वैसे ये बेस है जिसके ऊपर अलग अलग टॉपिंग्स डाल सके आप, तो जिसके ऊपर आपके प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर सके, काम कर सके। तो क्योंकि ये इंटरफेस है कंप्यूटर और यूजर के बीच में, ये इस तरीके से बनाया जाता है या बनाया गया है ताकि ये ऑपरेट करे, कंट्रोल करे और एग्जीक्यूट करे, चलाए जितने भी अलग अलग एप्लीकेशन है कंप्यूटर में। तो ये कंप्यूटर के जो अपने रिसोर्सेस हैं, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, यानी CPU हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, वो सारे के सारे, और बाकी जितने भी आपकी एक्सेसरीज हो गई, उन सबको मैनेज करने में रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी चॉइस हो, हमसे पूछा जाए, तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि CPU पे और जो भी उसके साथ आपके डिवाइसेस अटैच और कौन सा एप्लीकेशन इसमें चलने हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं होता, जैसे आप बोलेंगे RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी यूजर अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सारे काम करता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है, और जब भी यूजर या प्रोग्राम की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है, ये इसको असाइन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फंक्शन क्या है, काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे काम हैं, जिसमें अगर हम इसको ब्रॉडली अलग अलग भाग में डिवाइड करें, तो सबसे पहला आता है आपका प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी आपको CPU को मैनेज करना है। CPU के पास प्रोसेसेस आएंगे अलग अलग। प्रोसेस क्या होते हैं? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम क्या होते हैं? रिटन इन सर्टेन कोड। मान लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, तो जो आपके पास कोड है वो प्रोसेस बन के आएगा, और प्रोसेस बन के आएगा, जब वो एग्जीक्यूशन पे जाएगा तो वो प्रोसेस कहलाएगा, यानी कि ये कोड वो प्रोसेस कहलाने लगेगा। तो ये प्रोसेसर मैनेजमेंट, इसको अलॉटमेंट जब करना है CPU को, तो इसे कहते हैं शेड्यूलिंग। तो कई टाइप की शेड्यूलिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे यूज करता है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के आपके ये शेड्यूलिंग यूज करते हैं। जैसे आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इसमें क्या होता है कि जो प्रायोरिटी है उस हिसाब से अलग अलग, जैसे मान लीजिए सीनियर अधिकारी आ गए, GM आ गए, और यहाँ पर एक टेक्निकल ऑफिसर साहब आ गए, तो किसको पहले प्रायोरिटी देंगे? चलिए इन सब से पहले डील कर लेते हैं,
फिर आप साहब आप अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। तो प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको पहले लिया जाता है, जिसकी प्रायोरिटी कम होती है उसको बाद में लिया जाता है। तो जब तक काम चलता है, और क्या होता है इसके बीच में कुछ इंटरप्ट भी आ सकते हैं। इंटरप्ट मतलब ये होता है, मान लीजिए जीएम है, इनके भी बड़े अधिकारी आ गए, तो आप क्या करेंगे, सर 1 मिनट रुकिएगा, ये खुद ही बोलेंगे, 1 मिनट जरा इनको कंट्रोल दे दीजिए, तो इनसे बात होगी। तो ये इंटरप्ट होते हैं। इंटरप्ट को इस तरीके से समझिए इंटरप्शन, क्योंकि इंटरप्ट से ही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम डील होता है, सारे काम इसी से होते हैं। जब तक आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंटरप्ट नहीं आएगा, ये इधर से उधर कंट्रोल नहीं देगा, राइट। तो जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का जो थोड़ा एक ड्रॉबैक है कि मान लीजिए कि ये साहब है, ये बहुत देर तक बात कर रहे हैं, तो ये जो होगा, जो थोड़ा सा एक ऐसे अधिकारी है जो इनके बाद में आते हैं हायरार्की लेवल पे, तो इनका क्या होगा। तो ये हो सकता है ये पूरा 1 घंटा ले लें, 2 घंटा ले लें, 4 घंटा ले लें, फिर इनका क्या होगा। तो जिनकी प्रायोरिटी, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, यहाँ तो हाई प्रायोरिटी हो गया। हाई प्रायोरिटी छोटा जॉब बहुत सारा ज़्यादा समय ले सकता है, लॉन्ग ड्यूरेशन जॉब जिसकी प्रायोरिटी एग्जीक्यूट हो रही है। उसके बाद एक और तरीका है शेड्यूलिंग का, उसे हम कहते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है, राउंड रॉबिन मतलब ऐसे आइए, फिर आप चले जाइए, फिर आइए, अच्छा आप बाद में आइए, पहले इसको करिए, फिर उसके राउंड रॉबिन मतलब आपको दे दिया हमने कुछ समय, इतना काम करिए, फिर आप बाद में आइए। यानी कि आप 3 लोग आ गए आपके पास, आपने कहा आप आइए, 4 मिनट आपसे बात होगी, फिर आप आ जाइए, अब आप थोड़ा सा रुक जाइए साहब, फिर 4 मिनट इनसे बात हो जाएगी, फिर इनको बोलेंगे थोड़ा रुक जाइए आप, फिर 4 मिनट इनसे ले लेंगे, फिर उसके बाद ये, क्योंकि ये सबसे पहले रोके गए थे, फिर इनसे 4 मिनट की बात हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है, यानी इसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग। इसमें होता क्या है कि हर एक प्रोग्राम या टास्क को बेसिकली प्रोसेस, हम बात करेंगे क्योंकि अभी मैंने बताया आपको प्रोसेस, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। तो हर एक प्रोग्राम को एक समय दिया जाता है, और वो अलॉटेड टाइम जो दिया है उस समय तक काम करेगा, और उसके बाद उसको खत्म कर देगा। अगर मान लीजिए वो टाइम, मतलब इनकी बात मान लीजिए 20 मिनट की है, तो इनकी 4 मिनट में तो कंप्लीट नहीं होगी, 16 मिनट और बाकी रहेंगे इनके। तो क्या होगा कि इनको अभी होल्ड कर दिया जाएगा, इनसे टाइम ले लिया। हो सकता है ये केवल 2 मिनट की बात करना चाहते हैं, तो ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर इसके पास चले जाएंगे। तो ये क्यू में रखे जाएंगे, और ये जैसे इनका काम खत्म हो जाएगा, इससे बात करनी शुरू करेंगे, तो ये क्यू में सबसे एंड पे चले जाएंगे। इस तरीके से अलॉटेड टाइम में जो समय दिया जाएगा, उस हिसाब से जो रिस्पॉन्स टाइम है और इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि आप तीनों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी तीनों को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक जो साहब है वो उनको आप समय नहीं दे रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं और हर एक यूजर को आप समय देते हैं कि आइए हमारा रिसोर्स यूज करिए। फिर डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम है जिसे हम कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस, आप समझ रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप जोड़ रहे हैं सिस्टम में या जुड़ी हुई है, तो वो डिवाइस कहलाएगी। इसका मैनेजमेंट कैसा होगा, ये क्या होता है कि जितने भी हार्डवेयर या जो उसके साथ ऑक्सिलरी डिवाइसेस लगे हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे बात करता है और एक हार्मनी बनाता है, एक बैलेंस बनाता है उनके बीच में और सीपीयू के बीच में। उसका कारण क्यों है? अब आप बोलेंगे हार्मनी बनाने की क्या जरूरत है, सीपीयू तो सबसे तेज है। यही बात है, सीपीयू बहुत तेज है, सीपीयू का स्पीड, सीपीयू की पावर बहुत तेज है। जब वो दूसरों से बात कर रहा है, मान लीजिए आपने प्रिंटर से कोई इनपुट आ गया, तो प्रिंटर का इनपुट कैसे डील करना है ये सीपीयू डिसाइड करेगा, राइट। क्योंकि सीपीयू प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। मैं प्रिंटर की बात कर रहा हूं या फिर इनपुट की बात कर रहा हूं, कीबोर्ड से टाइप करेंगे आप, सीपीयू तो खटाखट काम करता है। इसके देखिए, अगर आपके पास कोई होगा तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, 3 गीगाहर्ट्ज उसकी स्पीड होगी। अगर आप अपना स्पीड देखें तो इसी के आसपास करीब करीब होगी। अब आप देखिए आपके सीपीयू की क्लॉक साइकिल या फिर आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो इतनी, और आपकी कीबोर्ड की कितनी है ये आप अंदाजा लगाइए। तो अगर ऑप्टिमाइज करना है सीपीयू टाइम, क्योंकि सीपीयू तो खाली बैठा हुआ है, ये खड़ाक से काम कर देगा फिर खाली बैठ जाएगा। तो सीपीयू को इस तरीके से किया जाए कि सारे डिवाइसेस जो भी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली वो करे, काम करें। और सीपीयू, हमारा मेन इंटेंशन ये होता है कि सीपीयू खाली ना बैठे, इसका आइडल टाइम कम से कम। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अगर आप प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर ये स्पूलिंग की टेक्नोलॉजी लगाता है, टेक्निक लगाता है। बाकी जगह हो सकता है कि जरूरत के अनुसार
बफरिंग या स्पूलिंग लगाई जा सके। तो बफरिंग क्या होती है? बफरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप टेम्पररी स्टोरेज करते हैं जो भी आपका डेटा आ रहा है इनपुट बफर में या आउटपुट बफर में। अगर आपको आउटपुट पे दिखाना है तो आउटपुट बफर में रख देंगे, कुछ इनपुट आप ले रहे हैं तो इनपुट बफर में रख देंगे। तो उसके बाद जो इनपुट या आउटपुट का सिग्नल है ये सीपीयू को भेजा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में डिवाइस कंट्रोलर होते हैं, ध्यान रखिएगा। वो आपके हर एक इनपुट और आउटपुट के बीच में कहीं ना कहीं एक डिवाइस कंट्रोलर होगा, क्योंकि वो उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है और वही उसकी भाषा को समझ के कंप्यूटर को भेजता है। तो इनपुट आउटपुट बफर का मतलब ये है कि किस समय के लिए चीजें रखी जाएंगी और फिर वो आगे बढ़ाई जाएंगी, राइट। एक बार इतना डेटा आ गया या इतना इनपुट आ गया जो सीपीयू को दिया जा सकता है एक साथ, तो वो वाला काम आपका बफरिंग कहलाती है। ओके, फिर उसके बाद बफर एम्प्टी हो जाएगा, फिर बफरिंग कर दी जाएगी। ये काम चलता रहता है, बफर इन, बफर आउट, बफर फिल, बफर एम्प्टी, ये सारा काम आपका चलता रहता है। तो अब एक चीज समझ लीजिए, ओवरलैप प्रोसेसिंग क्या होता है इसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम empties the buffer by sending data to the operative device and it meantime the program fills another buffer। यानी कि एक बफर तो नहीं होगा, एक से ज्यादा बफर अगर है आपके पास तो एक को वो खाली कर रहा है बफर को, तो दूसरों को भर भी रहा है साथ में। यानी कि मान लीजिए ये बफर है आपके, एक बफर को जब वो खाली कर रहा है तो जब ये खाली कर रहा है तो खाली क्यों रहे, ये दूसरे को भर देगा, है ना। तो ये जो काम है इसे हम कहते हैं ओवरलैप प्रोसेसिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम रिलोड करता है बफर को और जो एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है वो रुकना नहीं चाहिए, तब उसको भी तो डेटा कंटिन्यूस चाहिए ना, वरना वो बीच में रुक जाएगा, इसलिए ओवरलैप प्रोसेसिंग कहते हैं इसको। अगर हम स्पूलिंग की बात करें तो यह है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ये एक डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक है। अभी मैंने आपको जिक्र किया था प्रिंटर का, तो ये डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक है। ये इसलिए यूज होती है, यूज फॉर प्रोसेसिंग डिफरेंट टास्क ऑन द सेम इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी कि प्रोसेसिंग अलग अलग काम आपको करने हैं एक ही डिवाइस पे। जैसे अगर मान लीजिए एक प्रिंटर रखा है, बहुत सारे यूजर ने प्रिंट दे दिया, तो कैसे होगा, किसको प्रिंट किया जाएगा पहले? यहां पर आपका आएगा स्पूलर, क्योंकि प्रिंटर की स्पीड सीपीयू से बहुत बहुत कम होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस डेटा को कहीं रखेगा, मान लीजिए हार्ड डिस्क में रख दिया। उसके बाद जो इंडिविजुअल यूजर है उसको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पूल हो रहा है और वो चलता चला जा रहा है, प्रिंटिंग होती चली जा रही है, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम ये डेटा देगा हार्ड डिस्क को, प्रिंटर हार्ड डिस्क से जहां भी डेटा रखा है वो प्रिंटर से एक बाय एक देगा। तो क्या होगा, सबको लगेगा हमारा सब प्रिंटिंग होती चली जा रही है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा काम है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट, जैसे हमने डिवाइस देख लिया, रिसोर्स देख लिया, अब हम जरा मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। कंप्यूटर में जो सीपीयू है या जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड, आपका डिस्प्ले डिवाइसेस है, ये हर बार इंटरैक्ट करते हैं मेमोरी से। मेमोरी होती है, ये सीपीयू भी इससे इंटरैक्ट करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी इससे इंटरैक्ट करते हैं। तो जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है तो उसको रखना कहां पड़ेगा, मेन मेमोरी में। तब तक मेन मेमोरी रहेगा तब जब तक उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद मेमोरी स्पेस को खाली किया जाएगा ताकि वो दूसरे प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होने वो आ सके। तो ये जो इतना सब काम हुआ, इसको मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको करता है या तो पार्टीशनिंग से या वर्चुअल मेमोरी से। तो पार्टीशनिंग क्या होता है, जो मेमोरी है इसको वो अलग अलग भागों में डिवाइड कर देता है। यानी क्या होगा कि यहां पर अलग अलग प्रोग्राम्स आपके आ सकते हैं, यानी कि एक साथ काफी प्रोग्राम आ सकते हैं। ये पार्टीशन आप ये फिक्स भी हो सकते हैं, यानी कि आप सबका साइज फिक्स कर दें, या वेरिएबल भी हो सकते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अप्रोच पे। और अगर आपने फिक्स कर दिया तो थोड़ा जगह का नुकसान होगा, इसलिए इसको बार बार फ्रेगमेंट करने की जरूरत होगी, यानी कि जो खाली जगह है उसको दोबारा एक साथ मिला के एक खाली जगह बनाई जाए, जो छोटी छोटी खाली जगह है। अब हम आते हैं वर्चुअल मेमोरी पे। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मतलब जो चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी मेमोरी जो नहीं है लेकिन वो यूजर को इतनी बड़ी दिखाई देगी कि उसका सारा काम हो रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि यूजर अपना बड़ा प्रोग्राम जो मेन मेमोरी से भी बड़ा है
उसको मेन मेमोरी में रख सकता है। उसको लगेगा कि मैंने सारा प्रोग्राम रख दिया, जबकि मेन मेमोरी की साइज उतनी है ही नहीं। ये कैसे होता है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मेन मेमोरी को डिवाइड कर देता है पेजेस में, ये मेन मेमोरी है आपकी, जिसे हम रैम भी कहते हैं, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या करता है, अलग अलग भाग में डिवाइड कर देता है, जिसे हम कहते हैं पेजेस। इसको हम कहेंगे पेजेस, राइट। अब जो पार्ट प्रोग्राम यहां पर है, इसे हम कहेंगे एक्टिव सेट। अब यही प्रोग्राम दूसरा कहां पर है? अभी मेन में, ये सेकेंडरी मेमोरी में, जो हार्ड ड्राइव है या SSD ड्राइव है आपका, सेकेंडरी ड्राइव में, राइट। जो प्रोग्राम आपने यहां रखा, अब पूरा प्रोग्राम अभी नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, पूरा प्रोग्राम एक साथ मेमोरी में दिखाई देगा यूजर को, लगेगा मेरा तो सारा प्रोग्राम आ गया, जबकि मेमोरी उतनी है ही नहीं, रैम उतनी है ही नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि यहां पर इन्होंने पेज में डिवाइड कर दिया, राइट। और उसके बाद क्या किया कि सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। इसको पेजेस बोलते हैं, यहाँ जो डिवाइड हो रहा है मेन मेमोरी में, और जो सेकेंडरी ड्राइव में हो रहा है उसे करेंगे हम आपका ब्लॉक्स। अब बीच में आपका एक PMT यानी कि पेज मैप टेबल है। तो आप क्या करेगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखेगा मेन मेमोरी में कि कौन सा आपका ब्लॉक चाहिए। अगर ये प्रोग्राम मान लीजिए आप 2+3 कर रहे हैं, तो 2+3 के लिए मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन जो है या एक कोड है, यहां पर आ गया। मान लीजिए इसके 10 कोड है, 10 लाइन का कोड है, 3 लाइन यहां आ गई, बाकी 7 लाइन यहां है। जैसे उसको लगेगा 7 लाइन में 3 हो गई, बाकी आनी है, तो बाकी को ले आएगा। अगर उसकी जगह नहीं है तो वो उस पेज को खाली कर देगा, वापस भेज देगा, उस जगह पे ले आएगा। तो क्या होगा कि जैसी जरूरत पड़ती रहेगी, यहां से उठा के इसको यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक से उठा के यहाँ के पेज में रखता रहेगा। यानी कि बेसिकली एक मैपिंग हो रही है यहाँ पर, ताकि एक मेन मेमोरी को जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके साथ आप रिलेट कर सकें। ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल एड्रेस जनरेट होता है इसमें, रियल फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं होता। तो बड़े प्रोग्राम को भी आप इस पद्धति से इधर उधर ले जाने, मतलब इसे हम अगर यहाँ नहीं, जैसे ये डेटा मांगा गया, सबसे पहले यहाँ पेज फॉल्ट होता है। पेज फॉल्ट अगर हुआ तब वो डेटा वहां से ले आते हैं, तो डेटा आता रहेगा, यूजर को लगता रहेगा कि मेरा तो सारा काम हो रहा है, और जगह उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी सारा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, फाइल मैनेजमेंट। अब आप देखिए, आप अपना जैसे विंडोज पे अगर काम करते हैं तो ओपन करेंगे, फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स होती हैं, ये सारे आपको दिखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन फाइल्स को, फोल्डर्स को, डायरेक्टरीज को मैनेज करता है। जो डेटा स्टोर होता है वो फाइल के फॉर्म में तो स्टोर होता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी इंफॉर्मेशन रखता है फाइल एलोकेशन टेबल में। जैसे ये फाइल है, F1 है, F2 है, इनकी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? फाइल एलोकेशन टेबल में होगी। ये इस फैट में क्या होगा, जिसे फैट कहेंगे हम, उसमें फाइल नेम होगा, फाइल किस टाइप की है, इसका साइज क्या है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, क्या ये इसको किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, सीक्वेंशियली करेंगे, इंडेक्स सीक्वेंशियल करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, रिलेटिव करेंगे। तो इसी फाइल मैनेजर के तहत या इसको यूज करके आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करेगा, एडिट करेगा, कॉपी करेगा, और अगर कुछ अपडेट हो रहे हैं वो सारा फैट पे करता रहेगा। कौन सी फाइल ओपन है, क्या राइट मिले हैं, क्या यूजर इसे एडिट कर सकता है, रीड कर सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी फाइल मैनेजमेंट में होगी। तो कौन कौन से टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? ओएस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी उस हिसाब से। पहला है आपका सिंगल यूजर या सिंगल टास्क ओएस। मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। सिंगल यूजर का मतलब क्या होता है? एक आपका स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, उसमें जो पर्सनल कंप्यूटर मान लीजिए, वो सिंगल ओएस यूजर चाहिए उसके लिए। तो इस तरीके से ये डिजाइन किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर या सिंगल टास्क ओएस, जो एक काम एक बार में कर रहा है। जैसे पहले MS-DOS हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंगल ओएस था। ऐसे आज भी हैं जो सिंगल ओएस है। ऐसे आपका मल्टी यूजर ओएस। मल्टी यूजर का ओएस का मतलब ये होता है कि वो आपने जैसे मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम की हमने बात की है, तो मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम में एक साथ जो डेटा है वो बहुत सारे यूजर्स एक साथ, मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सके और यूजर आपस में कम्युनिकेट भी कर सके।
जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, ये सारे आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आते हैं। अब आप मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो दो मल्टी प्रोसेसिंग यानी एक से ज्यादा प्रोसेसिंग, तो दो या दो से एक प्रोसेस चल रहा है उसके लिए एक से ज्यादा प्रोसेसर आप लगा रहे हैं। प्रोसेसिंग पैरेलल में चल रही है, मतलब एक साथ चल रही है पैरेलल प्रोसेसिंग। तो एक मान लीजिए ये टास्क है, एक प्रोसेसर इस पे लग जाएगा, एक प्रोसेसर इस पे काम करने लग जाएगा, P1 इस पे काम कर रहा है, P2 इस पे काम कर रहा है। या फिर हो सकता है कि ये प्रोसेसर किसी एक टास्क पे काम कर रहा है, अगर दो टास्क एक साथ चल रहे हैं तो ये प्रोसेसर इस पे काम कर रहा है। क्योंकि ये पैरेलल चल रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी और आपका जो कंप्यूटर का पावर है वो आपको दिखाई देगा, हाई स्पीड में काम करेगा। लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज 7 है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऐसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी हमने 3 देखे, अब ये चौथा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है? टाइम शेयरिंग का मतलब है इसमें फिर से टाइम दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास एक टास्क T1 आया, T2 आया, T3 आया, तो इसको मान लीजिए कुछ 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए कर लेंगे, 5 मिनट ज्यादा हो जाता है, 5 सेकंड, इसको 5 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड के लिए, फिर दोबारा इस पे आ जाएंगे, इसको 5 सेकंड के लिए, ऐसे इसको चलता रहेगा। ये आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये इतने तेज इन प्रोसेस के बीच में भागते हैं या स्विच करते हैं कि यूजर को, किसी को भी नहीं लगेगा कि कोई लैग हो रहा है, यानी कि कोई वेटिंग नहीं होगी। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय लगाते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टेक्निक। ये इतने तेज जाते हैं कि यूजर को कभी लगता नहीं है कि मुझे वेट करना पड़ रहा है। वर्चुअल मेमोरी भी यहाँ लगाई जाती है इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में। वर्चुअल मेमोरी हमने अभी देखा वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करती है कि यूजर का प्रोग्राम बहुत बड़ा भी है तो भी मेन मेमोरी उस पर काम कर रही है, चाहे मेन मेमोरी उस प्रोग्राम से छोटी है। कैसे हो सकता है? यूजर अपना गाना सुन रहा है, उसका कंप्यूटर वो गाना भी सुन रहा है, वो साथ में वर्ड प्रोसेसिंग एक्टिविटी भी कर रहा है, वो इंटरनेट पे कुछ उसने अपलोड भी लगा रखा है, एक साथ सारे काम चल रहे हैं, राइट? तो इसमें टाइम शेयरिंग में काम कर सकता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर भी हो सकते हैं, मल्टी यूजर भी हो सकते हैं। जैसे विंडोज 95 और उसके बाद जितने भी विंडोज के वर्जन आए वो सारे के सारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे। फिर आपका आता है RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम जैसे नाम ही बता रहा है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो स्पेसिफिकली इसलिए बनाए गए हैं या डिजाइन किए गए हैं ताकि इसको रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज किया जा सके। जैसे रोबोटिक्स, इसका एक फिक्स डेडलाइन है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फिक्स डेडलाइन है। अगर इस फिक्स डेडलाइन पे काम होता है तभी हम इसको RTOS कहेंगे, यानी कि हम कहेंगे परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर नहीं है तो इसे हम कहते हैं डेडलाइन ओवररन। ये जो डेडलाइन दी गई है इससे आगे चले गए आप। जितना कम डेडलाइन ओवररन होगा उतना हम अच्छा कहेंगे कि हाँ एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इस RTOS की। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है RTOS, ये केवल इस पर डिपेंड नहीं करते हैं कि लॉजिकल रिजल्ट क्या आ रहा है कंप्यूटेशन का, बट टाइम पे भी बहुत इनका ध्यान है कि कितने समय में रिजल्ट आ रहा है। अगर मान लीजिए आप एक मेट्रो की बात करिए या हवाई जहाज की बात करिए, आपको कोई मेट्रो किस समय पे रोकनी है, कोई अगर प्रॉब्लम आ गई, कोई आपको ब्रेक लगाने हैं, ब्रेक अगर लगने में सेकंड्स भी ज्यादा हो गए तो फिर नुकसान कितना होगा जान माल का, ये सोचिए। इसलिए RTOS इतने इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क पे मान लीजिए डेटा स्टोर है और प्रोसेस कर रहे हैं आप मल्टीपल लोकेशन से, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये यहां पर यूज होता है क्योंकि ये अलाउ करता है डेटा और फाइल की शेयरिंग किसी मशीन से या नेटवर्क से। ट्रांसपेरेंट मैनर होता है, कोई भी इसे यूज कर रहा है तो हम डेटा को रख सकते हैं, हटा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो यूजर को क्या लगेगा कि उनके सिस्टम पे ही डेटा रखा हुआ, उसी पे काम हो रहा है, जबकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। एक है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको GUI देते हैं जिसके थ्रू यूजर नेविगेट कर सकता है, जा सकता है, उससे इंटरेक्ट कर सकता है। यानी कि जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन इसमें आपने डाला, कंप्यूटर फटाफट आपको रिस्पॉन्स देगा, फिर यूजर नया इंस्ट्रक्शन देगा और मतलब जो पहला इंस्ट्रक्शन डाला उसका रिजल्ट देके दूसरा इंस्ट्रक्शन दे देगा।
तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे यूजर इंटरैक्ट कर सकता है। तो कौन कौन से आपके यूजर बेस्ड आपके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, कॉमनली यूटिलाइजेशन के हिसाब से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? विंडोज, आप देखिए 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, राइट। उसके बाद से विंडोज ने राज किया है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में। ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आपके सामने जीयूआई था, यानी यूजर देख सकता था। उसके बाद बहुत सारे वर्जन आए और लेटेस्ट यहाँ पर विंडोज 8 है, मैं इसमें विंडोज 10 जोड़ देता हूँ। लेटेस्ट अभी विंडोज 10 है। तो लिनक्स की बात करें, जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ देख रहे हैं, ये आपका फ्री और ओपन सोर्स है। इसका मतलब इसका कोड आपके पास है, आपके पास अवेलेबल है, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चाहे तो रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप जो लिनक्स की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारी कंपनीज इसे सपोर्ट करती है। जो मेन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर है, हार्ट है, जिसके कारण इतना फेमस है, वो है इसका लिनक्स कर्नल जो इसका एक तरीके से फ्रेमवर्क कह सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या अंदर की चीज जो बाकी चीजों में चलाती है, उसके बारे में उसको हम कर्नल कह रहे हैं। बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन है जेएनयू लिनक्स का। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है, इसमें ऑफिस का एप्लीकेशन सूट है, भारतीय ऑब्जेक्ट ओओ है इसमें, और साथ में इंटरनेट ब्राउजर आपको फायरफॉक्स मिलेगा। इसके अलावा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, फाइल शेयरिंग। यूनिक्स की बात करते हैं। यूनिक्स मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको 1969 में बेल लैब्स में बनाया गया था। बेल लैब्स AT&T अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी जो थी, उनकी बेल लैब्स में बनाया गया था। ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया था, सी लैंग्वेज में बनाया गया था, क्योंकि ये पोर्टेबल था, फ्लेक्सिबल था और पावरफुल था। यूनिक्स नेटवर्क एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा यूज हुआ। आज यूनिक्स और सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन ये ओपन ग्रुप द्वारा ओन्ड है और ट्रेडमार्क है। अलग अलग टाइप के यूनिक्स के वर्जन या फ्लेवर अवेलेबल है, लेकिन इनके बीच बहुत कॉमनैलिटी है, जिसमें आप देखें GNU लिनक्स है, मैक OS X है, ये सारे इस पे बेस्ड है। अगला हम देख रहे हैं सोलारिस। ये फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सन माइक्रो सिस्टम लेके आए थे 1992 में। इसे हम ओरेकल सोलारिस भी कहते हैं। सोलारिस इज रजिस्टर्ड एज कंप्लायंट विद सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन, यानी कि ये रजिस्टर्ड है कि ये जो सिंगल हमने अभी जो यहां बात की, सिंगल यूजर स्पेसिफिकेशन से कंप्लायंट है। ये स्केलेबल भी है, बढ़ाया भी जा सकता है और ये वर्चुअल मशीन पे यूज हो सकता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल पे चल रहे हैं, यानी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिजिटल मोबाइल डिवाइस, जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, टैबलेट है, उस पर काम करते हैं। तो इसमें क्या अलग होगा, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर थे उसको बढ़ाना पड़ा, ताकि टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS से नेविगेशन, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, ये सारी चीजें भी हैंडल की जा सके साइमल्टेनियसली। तो आपके पास एंड्रॉयड है, सिम्बायन है, ये सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ये लिनक्स द्वारा डिराइव किया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको रिलीज किया गया था 5 नवंबर 2007 में, और 2011 तक 50% जो जितने भी स्मार्टफोन थे, इन सब पे अभी मोस्टली स्मार्टफोन पे आपका एंड्रॉयड ही है। ये गूगल का बिल्कुल ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिडिलवेयर भी है, और बहुत जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं वो भी है। काफी फ्रेंडली है, क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल छोटे बच्चे भी इसको चला लेते हैं। अलग अलग आपके एंड्रॉयड के वर्जन आए, अभी जब आप ये पढ़ रहे होंगे या समझ रहे होंगे तब और भी वर्जन आ गए होंगे। तो इसको मैं वर्जन अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट कुछ भी हो सकता है, तो मैं ये नहीं कह सकता लेटेस्ट अभी क्या होगा। जब हम ये समझ रहे हैं तब 4.2.2 है। तो इस तरीके से इनके नाम बड़े क्लासिक होते हैं,
सब सारे नाम जो है वो डेजर्ट पे है, मिष्ठान पे, कप केक, हनीकॉम, क्रीम सैंडविच, जली बीन, इस तरीके से नाम है। सिम्बायन, जो नोकिया का मोबाइल ओएस है, अभी एक्सेंचर इसे मेंटेन कर रहा है, तो ये सिम्बायन है। इसमें जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आप रखते हैं, साथ में जो कम्युनिकेशन है, इसका एक बड़ा अच्छा फंक्शनल इंटीग्रेशन है। इसमें मेल बॉक्स इंटीग्रेटेड है और ये पूरी तरीके से फैसिलिटेट करता है जो आप गूगल एप्लीकेशन है वो आप यूज करना चाहें। ओके, इसको शट डाउन करना और अप करना बड़ा आसान है एंड्रॉइड से, अगर आप कंपेयर करें तो। बहुत सारे अलग अलग इसके वर्जन हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और जो लेटेस्ट है जिसे सिम्बायन बैले मैं कह रहा हूँ, अभी आप यूज करेंगे तो आप और भी नए वर्जन आ गए होंगे जो 48 लैंग्वेज से ज्यादा सपोर्ट। अब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स की। हम ये जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो केवल 1 और 0 की भाषा समझता है, यानी कि मशीन कोड, जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे वो मशीन कोड में रहेंगे। मशीन कोड का मतलब होता है बाइनरी 1 या 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाना चाहें तो हमें मशीन कोड में लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो होता क्या है कि हम लोग अपनी लैंग्वेज, जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस है। जैसे बेसिक हो गया, C++ है, पाइथन है, C# है, जावा है, इस सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कह रहे हैं। हाई HLL कहते हैं इसको, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या आप ये भी कह सकते हैं कि हम प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा जो मशीन लैंग्वेज है उससे ऊपर है और हाई लेवल लैंग्वेज से नीचे है, यानी कि ये भी थोड़ा इंग्लिश लाइक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट आप एक्यूमुलेटर वगैरह जो रजिस्टर्स है उनसे डील करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल होता है और माइक्रो प्रोसेसर आपका स्पेसिफिक होता है। तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, या आप असेंबली लैंग्वेज में अपना जो प्रोग्राम लिखेंगे उसे हम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड लिखेंगे। अब जो सोर्स कोड है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टली तो कंप्यूटर चला नहीं सकता इसको, क्योंकि उसको तो 0 1 समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे मैं आपको कहूं कि सी आउट, ये मैंने एक लिख दिया हाई, ये मैंने अगर एक लाइन लिखी C++ में, तो इसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो प्रोग्राम मशीन कोड में ट्रांसफर होगा या कन्वर्ट होगा, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड। तो इसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करेंगे ताकि हम ट्रांसलेट कर सकें प्रोग्राम को, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज, जो ये लैंग्वेजेस आप देख रहे हैं इसमें लिखे हो या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखा हो, इसको मशीन कोड में या 0 1 के फॉर्म में हमको चेंज करना है। इसी को हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। असेंबलर क्या होता है? जैसे कि नाम ही बता रहा है आपका ये, कि असेंबली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में, ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, उसे हम कहेंगे असेंबलर। तो इनपुट असेंबलर का क्या होगा? जो भी आपके सोर्स प्रोग्राम होंगे, जो असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसका वो इनपुट होगा। और आउटपुट क्या होगा असेंबलर का? इनपुट ये होगा, आउटपुट क्या होगा आपका? मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझ सकता है। इसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर ये भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये भी ऐसा प्रोग्राम है जो किसको ट्रांसलेट करता है? जो आपके सोर्स प्रोग्राम को एक बार में मशीन कोड में चेंज करेगा। और ये जो सोर्स प्रोग्राम है, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में है, राइट? तो ये C का हो सकता है, C++ का हो सकता है, जावा का हो सकता है, पाइथन का हो सकता है। तो जो प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, इसे मशीन कोड में जो प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। फिर जो सोर्स कोड है वो ट्रांसलेट होता है ऑब्जेक्ट कोड में, तभी जैसे ये सोर्स कोड आपने लिखा, अब इसमें एरर भी तो हो सकता है आपने सेमीकोलन मिस कर दी हो। तो अगर ये सक्सेसफुली कन्वर्ट होता है, फ्री ऑफ एरर्स होता है, तो हम इसे कहेंगे अभी ये इसमें एरर नहीं है।
यदि कोई एरर इसमें आता है तो कंपाइलर क्या होगा, कंपाइलर का काम ये है कि कंपाइलेशन के यहां से यहां तक कन्वर्ट कर, यहां से जब ये कन्वर्जन हो जाएगा उसके बाद आपको ये बीच में बताएगा देखिए साहब ये एरर है। तो जब तक आप एरर रिमूव नहीं करेंगे, जब तक एरर आप दूर नहीं करेंगे या उसको कमेंट नहीं करेंगे, तो आपको मशीन कोड जनरेट नहीं होगा, यानी कि आपको रिकंपाइल करना पड़ेगा। ये कंपाइलर है। फिर इंटरप्रेटर की बात आती है। ये कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर है? ये क्या करते हैं कि आपका जैसे सोर्स कोड का प्रोग्राम है, अब कंपाइलर ने क्या किया, एक साथ सबको लिया और एक साथ सबको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने की कोशिश की। यहां पर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, एक लाइन को उठाता है और एक लाइन का मशीन कोड जनरेट कर देता है, राइट। फिर वो दूसरी लाइन पे जाता है, मतलब बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन इट कन्वर्ट्स द प्रीवियस लाइन इनटू द मशीन कोड। यदि आपका कोई एरर आता है, इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट, तो यहां पर अगर जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया तो यहां पर टर्मिनेट होगा और आपको एरर बता देगा। अब इसकी जब एरर आप दूर करेंगे तब ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो ये इंटरप्रेटर होता है। अब हम बात करते हैं यूटिलिटीज की, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे जिसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। यूटिलिटी मतलब यूटिलाइजेशन, हम जिसको यूज करेंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को की यूटिलिटी के लिए है, यानी कि जो आप कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, यूटिलाइज करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर जैसे काम कर रहा है, जैसे आप क्या करते हैं, गाड़ी में आप इंजन ऑयल डालते हैं और उसके साथ एक साथ में थोड़ा सा उसको और स्मूथ बनाने के लिए कुछ और एडिटिव्स भी डालते हैं ताकि गाड़ी स्मूथ चलती रहे। आप देखते हैं टायर घिस गया है तो और नया टायर डलवाते हैं ताकि गाड़ी आराम से ब्रेक लगे, वही स्मूथली चले। तो इन्हीं सब के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर एक गाड़ी की तरह स्मूथ चलना चाहिए। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट बन गए हैं ये बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना हो, तो आप इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत सारे अवेलेबल है और कंप्यूटर इससे रिलायबल भी हो जाएगा और इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे एंटीवायरस, ये आपके जो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उसमें 1 साल का, 2 साल का, मैकाफी का या अवीरा का या फिर कैस्परस्की का, ये सब के एंटीवायरस 1-1 साल के, 2-2 साल के ये अपने आप आ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये डिस्क में क्या होता है कि जगह ऐसी खाली रहेगी, ये भरी हुई है, ये खाली रह गई, ये भरी हुई है, खाली रह गई। ये जो छोटी छोटी भरी रह गई ना, मतलब खाली रह गई, जो भर गई, उन खालियों को एक साथ मिला के एक जगह बड़ा सा आप खाली जगह देना अगर चाहते हैं तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर काम करता है, बैकअप है, कंप्रेशन है। ये सारा यूटिलिटी में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे पहले हमने बताया कि एंटीवायरस है आपका। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो एक तो वायरस को डिटेक्ट करता है और उसको हटाता है। अगर बाय चांस वो इसे हटा नहीं पा रहा है तो उसे वो क्वारंटाइन कर देगा, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा। जब किसी को डिसीज होती है ऐसी जो फैलती है तो उसको अस्पताल में क्वारंटाइन कर देते हैं, ऐसी जगह डालते हैं जहां पर और किसी को ये डिसीज ना फैले। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इसको, जो वायरस है। तो जो भी एंटीवायरस है ये कंटिन्यूअस अवेक रहता है, मतलब बिल्कुल इसके नाक, कान और नाक और आंखें सब खुली रहती है। ये स्निफ भी करता है, देखता भी है कि क्या हो रहा है। जैसे ही कोई एरर आएगा ये अलर्ट करेगा और उसके बाद बिल्कुल उसके पीछे पड़ के इसको किल करने की कोशिश करेगा। तो कॉमन टाइप के वायरसेस कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे बूट सेक्टर वायरस। अब देखिए नाम देखिए, बूट सेक्टर, ये हम पहले भी देख चुके हैं, बूट स्ट्रैप लोडर, ये सब हम बात कर चुके हैं। तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? ये बूट सेक्टर क्या करता है, ये बूट रिकॉर्ड को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। और जैसे ये बूट सेक्टर में बूट रिकॉर्ड रखा हुआ है, BR, ये इसको हटा देगा और इसकी जगह बैठ जाएगा। और जहां पर भी प्रोग्राम, जो जब आप मशीन को बूट करेंगे वो प्रोग्राम जहां पर है वहां पर ये आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये मेन मेमोरी में चला आएगा और फिर उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम में चला आएगा बूट सेक्टर से। जब भी आप नई डिस्क इंसर्ट करेंगे तो वायरस उस पर कॉपी हो जाएगा, उस नई डिस्क पे। फिर एंटीवायरस क्या करेगा, वो ओवरराइड कर देगा जो भी
एंटीवायरस का काम क्या है? अब बूट सेक्टर वायरस तो आ गया, अब इसको दूर करने के लिए एंटीवायरस क्या करेगा? वो क्या करेगा कि जो करेक्ट बूट रिकॉर्ड है वो उसको बूट सेक्टर में डालेगा और जितने भी बैड सेक्टर्स हैं जो खराब हो गए उनको वो क्लीन करेगा। ये एंटीवायरस का काम है और ये बूट सेक्टर वायरस को हटाने का काम है। फिर आपके फाइल वायरस, ये वाले होते हैं जो जनरली EXE फाइल, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, EXE और DAT, ये सब जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उन पे अटैक करता है। तो जो ओरिजिनल फाइल है उसमें ये एंटर करेगा, इस कोड को हटाएगा, वो देखेगा कौन कौन से ओपन स्पेसेस है और फिर या फिर ये भी कर सकता है कि अपने साथ जो कंपेनियन फाइल है उनको, क्योंकि अपना तो आ गया, तो अपने कंपेनियन फाइल को भी लगा देता है इस काम में। जितने भी फाइल वायरस है मोस्टली इसमें ये मेमोरी रेसिडेंट है, यानी कि वो तब तक वेट करते हैं, तब तक इंतजार करते हैं जब तक यूजर उस प्रोग्राम को चलाता नहीं। अब जब वो प्रोग्राम चल गया तो वायरस जिंदा हो जाता है और फिर वो रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी पैदाइश और करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। माइक्रोवायरस क्या होते हैं? ये नॉर्मल डॉट डॉट, मान लीजिए ये MS वर्ड का नॉर्मल डॉट 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 है, उस पर अटैक करता है माइक्रोवायरस। जैसे ही आपने एप्लीकेशन ओपन किया वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे आपकी सारी फॉर्मेटिंग बिगड़ जाएगी। अगर आप एडिटिंग करना चाहें या सेव करना चाहें वो भी करने नहीं देगा। ये मैक्रोवायरसेस होते हैं। फिर ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में बात करिए। तो ये क्या होते हैं? ट्रोजन मतलब, ट्रोजन हॉर्स ये कुछ छुपे वाले काम की बात है। अगर इसको वायरस की श्रेणी में ना डाला जाए तो क्या कहा जाए इसको? ये कुछ कोड होते हैं जो छुपे होते हैं, चाहे गेम्स में हो या स्प्रेडशीट्स में हो, और क्योंकि छुपे होते हैं, इस ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये है कि छुपा होना। तो इसका मतलब क्या है? जो प्रोग्राम ऐसा लगता है कि यूजर जैसे काम कर रहा है, वैसे यूजर को पता नहीं चलता, वो तो सोच रहा है कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कर क्या रहा होता है? वो प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है क्योंकि वो छुपा हुआ है। अब इसमें क्या है कि आपके वायरस जो मैंने बताया था उसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है कि जिसके अंदर एंटर कर सके। ट्रोजन हॉर्स को कोई होस्ट प्रोग्राम चाहिए ही नहीं होता है कि ये उसके अंदर घुस सके। ये अपने आप में पूरा प्रोग्राम होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन इसका जो एम है वो है कि डेटा को मैं खत्म करूं, हार्म करूं। ये जो ट्रोजन हॉर्सेस हैं ये आपके डिस्क में बैड सेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, आपके जो फाइल एलोकेशन टेबल्स है उनको खराब कर सकते हैं, और इससे आपको सिस्टम हैंग होता हुआ दिखाई देगा। वॉर्म क्या होते हैं? वॉर्म का मतलब क्या होता है? अब नेटवर्क की बात करें, ये वो ऐसे प्रोग्राम है जो नेटवर्क पे अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी और पैदाइश कर सकते हैं। वॉर्म को भी चाहिए नहीं होता है कोई होस्ट, क्योंकि अपने आप में, जैसे ये ट्रोजन हॉर्स था, ये अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम होता है। ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नेटवर्क लिंक को लेके आगे बढ़ते हैं, यानी जो रूटीन सर्विसेज है वो आपको डिस्टर्ब दिखाई देंगी। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम में आता है डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? मेमोरी का मतलब ये होता है, अगर ये मेमोरी है तो इसका मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स में या आप कहेंगे ब्लॉक्स या सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। अब आप क्या है कि जैसे यहां डेटा है, यहां डेटा है, यहां डेटा है, ऐसे। तो अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह ऐसी खाली है। मान लीजिए आपको यहां से इतना बड़ा डेटा रखना है, क्योंकि ये दोनों जगह आपके डेटा, कोई और ऑलरेडी डेटा है और इतना बड़ा डेटा डालना है तो आप डाल नहीं सकते, क्योंकि दो जगह तो है आपके पास। अगर इन दोनों को हम कहीं और रख दें, ये जो डेटा है, तो हमको ये जगह मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि दूर दूर डेटा फैला हुआ है और खाली जगह बीच बीच में बच गई है। तो ये क्या करता है कि अगर ऐसा हो गया तो एक्सेसिंग में भी टाइम लगेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है कि वो इन फाइल को, जो भी फाइल है उसको ब्रेक करता है और उसको अलग अलग जगह रख देता है। तो डिस्क फ्रेगमेंटर या डी फ्रेगमेंटर का काम ये होता है कि वो पूरी हार्ड डिस्क को स्कैन करता है, जो भी फाइल टूटी हुई है, इधर उधर रखी हुई है फ्रेगमेंटेड फाइल, उन सब को जोड़ के वो एक साथ रख देता है। अब ये दोनों जो होंगे ना यहां जुड़ जाएंगे, उसको डी फ्रेगमेंट करता है, यानी कि जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है उसका उल्टा करता है। बैकअप यूटिलिटी क्या होती है? बैकअप यूटिलिटी, मान लीजिए कि आपका कुछ डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर ये चला गया तो आपको भारी नुकसान होगा। इसके लिए क्या होता है, बैकअप यूटिलिटी होता है। मान लीजिए हार्ड डिस्क क्रैश हो गई या कोई और आपका फेलियर हो गया, तो ये डेटा किसी और जगह रेप्लिकेट हो जाए, मतलब बैकअप में आ जाए। तो हर बार ये बैकअप क्या होता है, जैसे आप काम करते रहेंगे, आप ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा ये, और आपका यहाँ से डेटा यहाँ पर जाता रहेगा। तो बाई चांस ये क्रैश भी हो जाता है तो आप यहाँ से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो यूटिलिटी है वो बैकअप यूटिलिटी। फिर आपके पास कंप्रेशन यूटिलिटी है। बहुत बड़ी फाइल है आपके पास, मान लीजिए आपकी 5 GB की है, अब इसको भेजना है या इस पर कुछ काम करना है, या एक तो जगह भी खा रहा है और ये फाइल ट्रांसमिशन भी नहीं हो सकता। तो 5 GB को अगर हम कंप्रेस करके मान लीजिए 1 GB में ले आए या 500 MB में ले आए तो कितना अच्छा रहेगा। उसी के लिए कंप्रेशन यूटिलिटीज होती है। जैसे आपका 7-zip है, WinRAR है, और भी यूटिलिटीज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। अब आता है डिस्क क्लीनर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर लिया 2012 में, अब 2015 में आप काम कर रहे हैं, 2012 में एक फाइल यूज की, 2015 तक उसको यूज ही नहीं किया आपने, हो सकता है बहुत जगह ले रही हो। तो डिस्क क्लीनर का काम क्या है, वो देखता है कि जो फाइल बहुत अरसे से यूज ही नहीं हुई, तो ये डिस्क क्लीनर आपको बताता है कि देखिए साहब, ये जो फाइल है ये आप यूज कर ही नहीं रहे हैं, क्यों ना इसको हटा दिया जाए, आपकी जगह भी खा रहा है, हमारा जो टाइम है, हमारी जो एक्टिविटी है उसको भी स्लो कर रहा है। यदि फाइल इंपॉर्टेंट नहीं हुई और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट कर सकता है। डिस्क क्लीनर का काम ये है। इसके बाद आते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल। स्टोर करना, इंडेक्स करना, सर्च करना, सॉर्ट करना फाइल्स को और फोल्डर्स को, ये सारा फाइल मैनेजमेंट टूल करते हैं। जैसे विंडोज एक्सप्लोरर खोलेंगे आप या गूगल डेस्कटॉप है, ये सारे आपके फाइल मैनेजमेंट टूल्स। अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन मतलब मैं कुछ अपनी चीजें अप्लाई करना चाहता हूं, या जो मुझे एप्लीकेशन मिली है उस पर मैं अपना काम करना चाहता हूं। अगर कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है या कुछ काम है वो आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इन्वेंट्री हैंडल करना चाहते हैं, टैली आपने सुना होगा, या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत फेमस हो गए, जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए थे। जैसे आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका कॉलेज होगा, कॉलेज में आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसमें आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उसमें कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं। दो टाइप के आते हैं। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये आपके डे टू डे लाइफ में, जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर है, इसको हम ऑफिस टूल्स कहते हैं। यूजर हो सकता है कि उसमें 10 या मैं कहूंगा 100 फंक्शनैलिटी हो सकता है, उसमें 5 ही यूज करता हो, लेकिन वो 5 भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई और इसके कोई दूसरे 10 यूज करता हो। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, आपके हिसाब से आप इसे यूज करते हैं। जैसे जो पॉपुलर टाइप के आपके अलग अलग जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें है वर्ड प्रोसेसर। ये क्या करता है? ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में काम में आता है। जो आप क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं कंटेंट को, क्लिप आर्ट यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपका ओपन ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब चाहे आप सिंपल डॉक्यूमेंट बनाना चाहें, चाहे आप कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें, चाहे आप इमेज अटैच करना चाहें, चाहे आप पोस्टर बनाना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, मेल मर्ज है, मैक्रो, ये सारी चीजें आपकी इसमें मिलती है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। फिर आपका प्रेजेंटेशन टूल्स है। ये प्रेजेंटेशन टूल का मतलब ये है कि आपको किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना है, और ये आजकल की अमूमन बात हो गई, बल्कि पढ़ाई भी आजकल प्रेजेंटेशन से ही होती है। तो आप एनिमेशन डालना चाहते हैं, वीडियो, ऑडियो, बैकग्राउंड, कुछ फॉन्ट डालना चाहते हैं, कुछ सुंदर बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो एकदम लोगों को कैच करे और आप समझा भी सके। तो ये जो चीजें हो रही हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ये आपके ओपन ऑफिस के इंप्रेस में होती है। ऐसे एग्जाम्पल है आपके प्रेजेंटेशन टूल। अब आप स्प्रेडशीट की बात करें। स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं और यहाँ पर इस पे ऑपरेशन भी करना चाहते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, वो सारी की सारी आप एक साथ करना चाहते हैं। चार्ट डालना चाहते हैं, ग्राफ डालना चाहते हैं, न्यूमेरिकल डेटा, जो भी न्यूमेरिकल डेटा उसका चार्ट और ग्राफ बनाना चाहते हैं। चाहे आप स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज करना चाहें, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना चाहें, जो न्यूमेरिक नंबर है उन पे, तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर ओपन ऑफिस का कैल्क यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो आपके डेटा को, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम
जो आपका डेटा को या डेटाबेस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएट करने में, मेंटेन करने में, रिट्रीव करने में, मॉडिफाई करने में मदद करता है। हम डेटा तो स्टोर कर ही सकते हैं, साथ में इन डेटा के साथ मैनेजमेंट, जो भी अभी मैंने शब्द बताया, वो सारे कर सकते हैं। हम किसी भी फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे एक्सेल है, आउटलुक है, एस्की है, डीबीएस है, फॉक्स प्रो, ऑरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ओडीबीसी, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें, ऑरेकल की बात करें, ओपन ऑफिस का जो बेस है, ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं। अब आते हैं हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए आपने बनाया है या टेलर मेड है। इसका मतलब ये होता है कि ये बड़ा डोमेन स्पेसिफिक होता है। ये सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या परचेजिंग सिस्टम, तो डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए बना हुआ है। क्या ये डिपार्टमेंटल स्टोर वाला जो बना है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एज ए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं आप? नहीं। तो कंप्यूटर को स्टोर में अगर हम जाए, मान लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, तो वहां पर कितने कंप्यूटर है, कितने प्रिंटर है, कितनी प्रिंटिंग शीट है, कितने प्रिंटर कार्ट्रिज है, और जो भी परचेजिंग ऑर्डर है, बिल है, इनवॉइसेस है, ये सारी की सारी चीज कहाँ होगी? अगर रिपोर्ट निकालनी है स्टॉक सेल की किसी पर्टिकुलर पीरियड पे, या जितना प्रॉफिट मिला है, वो सारा आपका इसमें हो जाता है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम एसआईएस भी कह रहे हैं। जितने भी स्कूल में काम हो रहे हैं, चाहे आपका बच्चे के एडमिशन से लेके, चाहे टीचर की आपको सैलरी देने तक, उसकी अटेंडेंस देखने तक, वो सारे काम, चाहे स्टूडेंट रिकॉर्ड रखना है, या उसको वो नहीं आया स्टूडेंट तो उसको मैसेज भेजना है, स्टूडेंट अगर जा रहा है तो उसको टीसी देना है, ये सारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। ऐसी पेरोल सिस्टम होता है। ये ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आजकल बहुत सारे आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगे, क्योंकि आपको अगर आप एम्प्लॉय रखेंगे तो उनको पेमेंट भी देना पड़ेगा, और पेमेंट देने के लिए आपको पेरोल सॉफ्टवेयर चाहिए। तो एम्प्लॉय का नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब रखता है, और कितना उसने अलाउंस लिया है, कितना एडवांस लिया है, कितने पर्क्स है, कितना इनकम टैक्स कटेगा, क्या इंश्योरेंस है, अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स, पे स्लिप्स, ये सारे इस पेरोल सिस्टम से या पेरोल सॉफ्टवेयर से जनरेट हो सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब अकाउंट लेजर मेंटेन करना, अकाउंट बुक मेंटेन करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बजट मेंटेन करना, ये सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। होटल के हिसाब से होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये होटल सेक्टर के लिए स्पेशली बनाया जाता है। होटल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अकाउंट करना है, बिलिंग, मार्केटिंग करना, हाउसकीपिंग, फ्रंट डेस्क में क्या हो रहा है, फूड एंड बेवरेज में क्या हो रहा है, केटरिंग, मेंटेनेंस, और जो बुकिंग हो रही है उसके लिए भी है। तो अगर कस्टमर को होटल देखना है, रूम देखने हैं, अवेलेबिलिटी क्या है, टैरिफ क्या है, किस टाइप का रूम है, अब मेरी बुकिंग हुई है कि नहीं हुई है, कैंसिल करना, ये सारा होटल मैनेजमेंट का काम है। रिजर्वेशन सिस्टम, अगर रिजर्वेशन करना है, क्योंकि अब आना मतलब मूवमेंट तो बहुत जरूरी है, चाहे फ्लाइट का हो, चाहे रेलवे का हो, पिक्चर जाना हो, या रेस्टोरेंट भी हो, सब जगह बुकिंग की जरूरत होती है। तो वहां पर बुकिंग के लिए सारे जितने भी कंफर्मेशन, रिजेक्शन है, वो सारे रिजर्वेशन सिस्टम में होते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम है, आगे 2 दिन में क्या होने वाला है, हफ्ते भर में क्या होने वाला है, तो वो सारी चीज आप वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम से लेते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट्स की। ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले हम समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज हम किस तरीके से करते हैं। उसको कैटेगराइज करते हैं क्या लाइसेंस है, प्रोप्राइटरी लाइसेंस है, शेयरवेयर है, फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है, या फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रोप्राइटरी है तो जो सप्लायर है उसके लिए हम जैसे मान लीजिए वो हमको फिजिकल मीडिया दे रहा है, या वो कह रहा है इंटरनेट से डाउनलोड कर दीजिए, मैं एक की दूंगा आपको, तो हम उसके लिए और कुछ एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, मान लीजिए एक सिस्टम के लिए या 2 सिस्टम के लिए हमें वो सॉफ्टवेयर यूज करने दे रहा है, तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर हम प्रोप्राइटरी लाइसेंस में देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। शेयरवेयर की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ समय के लिए दे देते हैं, मतलब आप जो कंपनी है वो आपको दे देती है, आपको बोली मान लीजिए 15 दिन के लिए आप उसे यूज कर रहे हैं, 15 दिन बाद ये लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। अब अगर आप इसको दोबारा चलाना चाहते हैं, आपको पसंद आ गया, आप चाहते हैं हाँ भाई मैं इसको यूज करूंगा,
तो आपको परचेज या अनइंस्टॉल करना पड़ता है इसको, मतलब परचेज तो करना पड़ेगा या की लेनी पड़ती है, खरीदना पड़ता है बेसिकली। फिर होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब क्या है कि कई ऐसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास आ गया, आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। सोर्स कोड इसका अवेलेबल नहीं होगा, मॉडिफिकेशन आप कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रीवेयर आपको मिला है, आप लाइफ टाइम इसको यूज कर सकते हैं, फ्री में मिला हुआ है, और अब इसका सोर्स कोड नहीं होता आपके पास। तो इसको कंफ्यूज मत होइए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर से। अगला होता है ओपन सोर्स वाला। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास, सबसे पहले तो इसका लाइसेंस समझिए, कि यूजर को ये फ्रीडम देता है कि ये सॉफ्टवेयर को आप चलाइए, यूज करिए किसी भी तरीके से, किसी भी पर्पज से, और इनको आप यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इवन इसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है इसको, और जो सोर्स कोड है वो आपके पास अवेलेबल होता है, जैसे पाइथन है, आपका टक्स पेंट है, ये सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये फ्री सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई भी लाइसेंस फी या कोई भी पेमेंट आपको देना नहीं पड़ता है। अगर सोर्स कोड अवेलेबिलिटी है तो फ्री सॉफ्टवेयर में आप सोर्स कोड भी आपके पास एक्सेसिबल होता है। तो ये हमने बात की काफी सारी चीजों की, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।